हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा एनसीएफ चल रहा था। एनसीएफ में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। हमने क्या देखा था कि एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे, कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्य थे। फिर इसके बाद हमने एनसीएफ में पढ़ा कि विज्ञान के बारे में एनसीएफ क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान के बारे में क्या कहता है, साइंस के बारे में क्या कहता है। फिर इसके बाद हमने कुछ उसके महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एनसीएफ में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। एनसीएफ के आधार पर विद्यालय का वातावरण और कक्षा कैसा होना चाहिए। ठीक है, बच्चे उस स्थान पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आपको सभी पता है, बच्चे उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं जहाँ उनको क्या खुली आज़ादी हो, जहाँ पे उन्हें खेलने के लिए खिलौने हो, रंग बिरंगे तस्वीरें हों। ठीक है, जिस जहाँ पे वो ग्राउंड का मैदान हो, जहाँ पे वो खुल के रह सकें। तो बच्चे उस स्थान पर आना पसंद करते हैं। बच्चे उस स्थान पर आना पसंद करते हैं जहाँ रंग रंगीली मित्रवत खुली जगह वाला हो तथा जहाँ पे पशु पक्षियाँ पेड़ पौधे व खिलौने हो, जहाँ पे जितने सारे पेड़ पौधे छोटे छोटे खिलौने, ठीक है, और जहाँ पे उनको एक दूसरे से बात करने के लिए खुली आज़ादी हो, जहाँ पे मित्रवत, जहाँ पे आपस में खुल के बात कर सके, बच्चे वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कक्षा और जो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है, हमारे जो कक्षा का वातावरण है, एक ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ पे बच्चे क्या रहना पसंद करें। अब बच्चे तभी रहेंगे जब वहाँ पे क्या रंग रंगीली चीज़ें, पशु पक्षी पेड़ पौधे, ठीक है, जहाँ पे खुली आज़ादी हो, जहाँ पे खुल के एक दूसरे से मित्रवत वो बात कर सकें। अगले पॉइंट हमने लिखा है कि विद्यालय की दीवार का प्रयोग बच्चों द्वारा बनाई गई कृतियों के लिए हो। जो क्लास है, कक्षा में जो भी चीज़ें दीवार पे जो भी पेंटिंग हो वो बच्चों द्वारा बनाई गई हो, क्योंकि बच्चों द्वारा अगर बनाई गई होंगी तो बच्चे जैसे जैसे स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आने के साथ उनका फोकस सारा ध्यान कहाँ रहता है, दीवार पे रहता है। तो जो भी चीज़ें वो लगाए होंगे, जहाँ जहाँ उनकी कृतियाँ चिपकाई गई होंगी, वो क्या उससे आकर्षित होंगे और स्कूल में आना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब देखिए गृह कार्य के लिए सुझाव। एनसीएफ ने क्या बताया कि गृह कार्य कितना कितना, गृह कार्य का मतलब होता है दत्त कार्य, होमवर्क। ठीक है, तो कहा कि कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं होना चाहिए। कक्षा 2 तक आप बच्चे को कोई भी गृह कार्य दत्त कार्य आप नहीं दे सकते हैं। और कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में 2 घंटे, कक्षा 3 से 5 तक सप्ताह में केवल 2 घंटे का होमवर्क होना चाहिए। कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 5 से 6 घंटे और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सप्ताह में 10 से 12 घंटे हो। तो हमने क्या पढ़ा कि कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आना पसंद करें। बच्चे वहीं पे आते हैं जहाँ पे उन्हें खुली आज़ादी हो, जहाँ पे पेड़ पौधे रंग बिरंगे, ठीक है, दीवार पे चिपकाए गई कृतियाँ हों। वो कृतियाँ ऐसी होनी चाहिए, वो चीज़ें ड्राइंग ऐसा होना चाहिए जो वो खुद बनाए हो, भले ही देखने लायक क्यों ना हो, लेकिन उनको वहाँ पे लगाना चाहिए, जिससे क्या है बच्चे ज़्यादा स्कूल आना पसंद करेंगे। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे देखिए कुछ प्रमुख बिंदु क्या है। विद्यालय की समय सारणी को लचीला बनाया जाए। जो विद्यालय के जो समय सारणी उसे क्या करना है, लचीला बनाना है। ठीक है, ये नहीं। और आगे देख लिए कक्षा के बैठने का व्यवस्था में बदलाव। कक्षा के बैठने में बदलाव, कहीं कुछ है, कक्षा के बैठक व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। बैठक व्यवस्था का मतलब पहले क्या है कि एक लाइन का तना बैठा दिया, फिर उसके पीछे दूसरी लाइन बैठा दिया, एक दूसरे के लोग पीठ देखा करते थे। तो अब कक्षा में जो है पहले लड़कों को अलग बैठाया जाता था, लड़कियों को अलग बैठाया जाता था। अवधारणा को क्या करना है, ख़त्म करना है। कहीं भी बैठें, लड़के लड़के एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ सब लोग इस तरीके से बैठें कि सब एक दूसरे का फेस देख सकें और सामने टीचर को, अध्यापक को देख सके। ये नहीं कि पहले एक लाइन कतार में बैठाते थे यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये एक दूसरे के पीठ को देखते थे, ना कि फेस को। तो आप जब ये हमारा रूम है तो साइड साइड आप बैठाइए ताकि सारे विद्यार्थियों का फोकस बोर्ड पे हो, टीचर के सामने हो और एक दूसरे के सामने हो। ठीक है, आगे देखिए प्रतिदिन पढ़ाई के घंटों का निर्धारण। मतलब जो भी चीज़ें आप डेली पढ़ा रहे हैं, डेली जो आप पढ़ा रहे हैं
उस पढ़ाई का जो निर्धारण है वो ग्राम पंचायत के साथ विचार विमर्श करके लिया जाए। ठीक है, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं बालक को, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, जो बीडीसी हैं, उनसे विचार विमर्श करके उस पढ़ाई के घंटे को क्या करना है, आपको निर्धारित करना है कि किस कक्षा में कितने घंटे तक पढ़ाना है, किस कक्षा में कितने घंटे तक पढ़ाना है। हाँ, लेकिन एक शर्त है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर कम से कम 3 घंटा और उच्च प्राथमिक स्तर पर कम से कम 6 घंटा आपको पढ़ाना है। 3 घंटे से कम आप पूर्व प्राथमिक स्तर में नहीं पढ़ा सकते और 6 घंटे से कम आप उच्च प्राथमिक स्तर पे नहीं पढ़ा सकते। और जो पढ़ाई का घंटा है, आप वहाँ के ग्राम प्रधान से या बीडीसी से, जो भी वहाँ के मुखिया हैं, उनसे विचार विमर्श करके ही क्या करेंगे, आप डिसाइड करेंगे। आगे क्या कह रहा है, दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इसे स्वीकार करें। दिव्यांगता का मतलब होता है कि विकलांग, ठीक है, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, ठीक है, तो उसे समाज द्वारा ही बनाया गया है विकलांग, और इसे समाज को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दिव्यांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज द्वारा ही कह के क्या है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि वो बहरा है, वो लंगड़ा है, वो लूला है, तो इस जिम्मेदारी को क्या करना है, समाज को स्वीकार करना है कि विकलांग कोई है नहीं, विकलांग हम लोग कह के उसे बना दे रहे हैं। आगे ये बच्चे फेल नहीं होते बल्कि व्यवस्था और विद्यालय असफल होते हैं। कोई भी बालक क्या है, अपने घर परिवार से आता है तो कुछ न कुछ अपने अनुभवों को साथ लेके आता है, और वो सीखने के लिए हमेशा क्या होता है, तत्पर होता है, तैयार होता है। बस आपको उसके अंदर एक रुचि पैदा करनी है, जिससे वो क्या है, जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं उसमें वो इंटरेस्ट ले। ठीक है, तो कहने का सेंस है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वहाँ की व्यवस्था या विद्यालय या अध्यापक वहाँ के फेल होते हैं, ना कि बच्चे। क्या पता बच्चे को जब आप पढ़ा रहे, जो चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही, तो उसकी कठिनाइयों को आप समझें, उसकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है। अपने शिक्षण, जो भी आपकी शिक्षण विधियाँ हैं, जिस भी तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, उसको आप चेंज करिए, शायद बालक समझ जाए। लेकिन बालक जब भी आता है, वो क्या है, कुछ न कुछ अपने अनुभव के साथ आता है, वो सीखने के लिए हमेशा तैयार होता है। तो कहने का सेंस ये है कि कभी भी अगर ऑप्शन में आए तो विद्यालय और अध्यापक फेल होते हैं, ना कि बच्चे। ठीक है, अंतरों की स्वीकृति एवं विविधता का उत्सव मनाते हैं। अंतरों मतलब वैयक्तिक विभिन्नता, आप लोग पढ़े होंगे, मैं फिर पढ़ाऊंगा आगे भी। तो वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है, सारे बच्चों के सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। ठीक है, तो अंतरों की स्वीकृति, तो उसको उसी रूप में आपको क्या करना है, स्वीकार करना है, और विविधता का उत्सव मनाती है। तो अंतरों मतलब हो सकता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है, या सामाजिक रूप से, कहीं से भी अलग अलग घर परिवार से जो बच्चे आए होंगे उनको क्या अलग अलग, जैसे बहुभाषिकता हमने पीछे पढ़ा, बहुभाषिकता क्या है, बच्चों के लिए एक संसाधन के रूप में काम करती है। तो सेम वही है कि स्वीकृति एवं विविधता का उत्सव मनाती है। अलग अलग जाति, अलग अलग जाति नहीं कह सकते, अलग अलग धर्म के लोग अगर एक ही जगह आके पढ़ेंगे तो एक ही जगह कम खर्च में, कम समय में, एक ही जगह ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बालक के अंदर ज्ञान अर्जित होगा। ठीक है, लेकिन अध्यापक के लिए वो चुनौती शामिल होगा, अध्यापक के लिए वो चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन बच्चों के लिए क्या होगा, वो संसाधन होगा। बहुभाषिकता या द्विभाषिकता, द्विभाषिकता में हमने बताया था कि एक तो हिंदी मानी गई है और दूसरा हमारा क्या है, अंग्रेजी। आगे ये दिव्यांगता समाज द्वारा निर्मित है, इसलिए इसे तोड़ें। ये समाज द्वारा ही बनाया गया है और इसे आप ही खत्म कर सकते हैं। जैसे लिंग पूर्वाग्रह हो गया, ये भी समाज द्वारा ही क्या है, बनाया गया है। एनसीएफ ने इसे क्या है, जमकर इसका विरोध किया है। प्रावधान करे बाधाएं न गढ़ें। प्रावधान मतलब उसको कोई नियम या कोई कानून या कोई रूल बना के उसका क्या करे, समाधान करे, ना कि उसमें बाधाएं बने। अब ठीक है, समावेशन का अर्थ सिर्फ दिव्यांगतों को शिक्षा में शामिल करना नहीं है। समावेशी का मतलब ये होता है, समावेशी शिक्षा अलग से हम पढ़ाएंगे भी, एक चैप्टर इसको लेंगे। तो समावेशन का मतलब होता है कि अलग अलग समूह या वर्ग या समाज से एक जगह इकट्ठा करके, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, किसी भी तरीके से वो क्या है, अगर भिन्न है तो उसको एक जगह शामिल करके उन्हें पढ़ाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। चाहे अलग अलग जाति, धर्म, कुल कहीं से भी आए हों, उनको एक एक क्लास में सामूहिक रूप से बैठा के पढ़ाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। तो ये सिर्फ दिव्यांगतों को शिक्षा देने में शामिल करने की बात नहीं कर रहा है, उनको क्या कह रहा है कि बल्कि सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। बस उनको शिक्षा ही नहीं देना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है।
ये नहीं कि सबको अलग अलग शिक्षा दी जाए, कोई गरीब है तो उसको अलग बैठाया जाए, कोई अमीर है तो उसको अलग बैठाया जाए, कोई लंगड़ा है तो अलग, कोई लूला है, तो ये अलग अलग नहीं है, सबको एक ही में शामिल करके शिक्षा देना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि सभी बच्चों को केवल एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाना नहीं है, बल्कि सभी को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना। तो बातें आपको समझ में आ गई। प्रमुख बिंदु में क्या क्या है कि विद्यालय के समय सारणी को लचीला बनाया जाए, कक्षा को बैठक व्यवस्था में बदलाव लाया जाए। ठीक है, समय सारणी को लचीला का मतलब है कि जो मौसम के आधार पे, गर्मियों में छुट्टी यहाँ पे हो रही है, जैसे शिमला में चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है तो उसके वहाँ का कैलेंडर उस हिसाब से होना चाहिए। केरल, तमिलनाडु, नीचे वाले एरिया में जाएंगे आप तो वहाँ पे समय सारणी, क्योंकि वहाँ पे किस मौसम बारिश होती है, किस समय बारिश नहीं होती है, तो उस हिसाब से वहाँ का समय होना चाहिए, कब से कब स्कूल का टाइमिंग होना चाहिए। वो कह रहा है कि समय सारणी को लचीला बनाएं, वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, समय डिसाइड करना है, किस समय तक विद्यालय को ओपन करना है और कब से कब तक। और विद्यालय के अंदर जो भी बच्चे को पढ़ाया जाए, जो भी आप वर्क दे रहे हैं, वो वहाँ के स्थानीय ग्राम प्रधान या वहाँ के मुखिया से आप मिल के उस बच्चे के कम से कम प्राथमिक स्तर पे 3 घंटे और उच्च प्राथमिक स्तर पे 6 घंटे का वर्क देना जाना चाहिए। और दिव्यांगता हम ही लोगों ने बनाया है, समाज ने बनाया है, इसको इसी तरह स्वीकार करना है और उसका प्रावधान आपको करना है, ना कि उसमें समस्या और पैदा करना है। और दिव्यांगों को केवल शिक्षा में शामिल करना ही नहीं है, बल्कि उनको शिक्षा के मुख्य अवधारणा से जोड़ना है। तो बातें यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आगे देखिए, परीक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव। परीक्षा प्रणाली में क्या क्या चेंजेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, परीक्षा प्रणाली लचीली हो। ठीक है, प्रश्न पत्र में 25 से 40% जो भी आप प्रश्न बच्चे को दे रहे हैं, 25 से 40% क्या होना चाहिए, लघु उत्तरीय होने चाहिए, और बाकी प्रश्न क्या होना चाहिए, बहुविकल्पी। और जितने विद्यार्थी वहाँ प्रेजेंट हैं, जितने विद्यार्थी वहाँ उपस्थित हैं, कम से कम 90% प्रश्न के उत्तर सारे विद्यार्थियों को आने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। परीक्षा प्रणाली लचीली हो, प्रश्न पत्र में 25 से 40% लघु उत्तरीय प्रश्न हो तथा बाकी प्रश्न बहुविकल्पी हो। उपस्थित विद्यार्थियों में सभी को 90% प्रश्नों के उत्तर आते हों। और विद्यालय पास फेल लिखने के जगह पुनर्परीक्षा वांछनीय लिखा जाए। आप फेल पास, हमने पहले पीछे ही पढ़ा था, हम लोग फेल पास नहीं लिख सकते बल्कि उसे ग्रेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे फेल पास के बजाय आप ये ले सकते हैं कि पुनर्परीक्षा, मतलब दोबारा से परीक्षा फिर ली जाएगी। विद्यालय में परामर्श और निर्देश सेवा उपलब्ध हो। ठीक है, परामर्श और निर्देश सेवा, निर्देश मतलब होता है रास्ता दिखाना, निर्देशित करना, ठीक है, बताना। परामर्श और निर्देशित सेवा उपलब्ध होने चाहिए आपके विद्यालय में। पाठ्य पुस्तक की बहुलता, बहुत अलग अलग तरीके से किताब हों और किताबों में क्या है, बहुत सारी छपी हुई सामग्री हो, जिससे क्या है, बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों। नवाचार को बढ़ावा तथा शिक्षा में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। नवाचार, नए नई चीज़ों को बढ़ावा देना और उसे तकनीकी के आधार पर क्या करना है, तकनीकी के साथ उसे जोड़ना है। एनसीएफ काम केंद्रित शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा का समर्थन करता है। ठीक है, ये हमारे परीक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव थे। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और बचा हुआ है, हम देख लेते हैं उसमें पहले क्या था और फिर बाद में क्या हुआ। एनसीएफ आने से पहले क्या चीज़ें थी, कौन सी प्रणाली चल रही थी, बाल केंद्रित था, शिक्षा केंद्रित, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एनसीएफ आने से पहले क्या था और एनसीएफ आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, पहले क्या था, शिक्षक केंद्रित था। शिक्षक केंद्रित था जब, तो शिक्षक का निर्देश व निर्णय, उसके मार्गदर्शन, उसका प्रबोधन, ठीक है, सारा कुछ उसका मान्य होता था। शिक्षक केंद्रित का मतलब होता है शिक्षक को केंद्र में रख के, ठीक है, शिक्षक का मन करेगा तो पढ़ाएगा, शिक्षक का नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ाएगा। शिक्षक का मन करेगा तो पढ़ा के पीटेगा, शिक्षक का मन करेगा तो बिना पढ़ाए आपको पीटेगा। शिक्षक जो बताएगा, जो उसका निर्देश होगा, जो उसका निर्णय होगा, वो सर्वमान्य होगा हर स्थिति में, चाहे आप उसको कर पाएँ या ना कर पाएँ। ये पहले की अवधारणा थी। लेकिन आज क्या है, आज के डेट में जो एनसीएफ 2005 हमारा चल रहा है, उसमें बाल केंद्रित शिक्षा या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा कहा गया, जिसमें बालक को केंद्र में रख के बालक के रुचि के अनुसार क्या करना है, आपको पढ़ाना है।
ठीक है। बालक को अगर पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो आप उसके अंदर पहले रुचि पैदा करिए, जिज्ञासा पैदा करिए, फिर उसके बाद आगे आप पढ़ाइए। लचीली प्रक्रिया, विद्यार्थी केंद्रित और लचीली प्रक्रिया, आप डंडे के डर से नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। लचीली प्रक्रिया का मतलब होता है कि बालक को खेल कूद के माध्यम से जब वो सीखना चाहे तो उसे सिखाएं, नहीं सीखना चाहे तो उसके अंदर एक रुचि पैदा करें जिससे वो सीखने के लिए अंदर से तत्पर हो, तैयार हो। की स्वायत्ता, विद्यार्थियों की स्वायत्ता, सहयोग द्वारा सीखने का प्रोत्साहन, सहयोग द्वारा एक दूसरे से वार्तालाप करके सीखने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। स्वायत्ता मतलब स्वयं से। आगे अब ये कह रहा है निष्क्रिय भाव से, जब जब अध्यापक शिक्षक केंद्रित था तो जब टीचर चाहे तो पढ़ाए, जब ना चाहे तो ना पढ़ाए, तो उसमें क्या होता था, जब एक तरफ से बस टीचर कंटिन्यू बोलता जाता था और स्टूडेंट को सामने से बात करने की अनुमति नहीं थी या विचार विमर्श करने की अनुमति नहीं थी, तो उस समय क्या होता था, निष्क्रिय भाव से बालक सीखते थे। यही कारण था कि स्कूल छोड़ के बच्चे भाग जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनको आज़ादी नहीं मिलती थी अपने विचारों को रखने के लिए, उनके विचारों को सम्मान नहीं दिया जाता था, इसलिए भाग जाते थे। लेकिन आज के डेट में एनसीएफ कहता है कि बालक का जो पूर्व ज्ञान है, जो भी अपने इन्वायरमेंट से सीख के आया है, उसका क्या करें, आप सम्मान करें, ठीक है, और उसके विचारों को पहले सुने तो सीखने में सक्रिय भागीदारी। जब बालक जहाँ पे अपने आप को महत्वपूर्ण पाएगा, जहाँ पे उसका सम्मान होगा, जहाँ पे उनके आवाज़ को सुना जाएगा, वहाँ पे क्या वो सक्रिय होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या करेंगे, भाग लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए सीखने में वो क्या होते हैं, हमेशा तत्पर होते हैं। चार दीवारी के अंदर पहले बस स्कूलों तक ही सीमित था, स्कूल में ही बस पढ़ाया जाता था। आज की डेट में क्या है, विस्तृत सामाजिक संदर्भ में सीखना। बालक स्कूल में सीखता है, घर परिवार में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है। लेकिन पहले की अवधारणा क्या थी कि बस चार दीवारी के अंदर एक स्कूल में एक बंद कमरे में बस सिखाया जाता था। ज्ञान प्रदत्त और स्थिर होता है, पहले बताया जाता था ज्ञान ये रट लो भैया, यही सब है, यही फिक्स है, यही आने वाला है, ये आपको आगे यूजफुल है। लेकिन आज डेट में क्या है कि ज्ञान विकसित होता है और रचा जाता है। ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है कि जो कहीं से आप किसी मार्केट से खरीद लें, या ज्ञान कोई ऐसा नहीं जिसको रट के आप समझ लें। ज्ञान को रचा जाता है, सृजन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। आगे अनुशासन केंद्रित, इसमें अनुशासन होता था, लेकिन इसमें क्या है, बहुविध एवं विभिन्न अनुभवों के द्वारा और बहुविध सतत। और इसमें क्या था, रैखिक, ये एक रेखा में चलता था। एक रैखिक मतलब एक सीधी रेखा में। पढ़ाई की चीज़ बस पढ़ाई में काम आती थी, पढ़ाई की चीज़ बस केवल पढ़ाई में काम आती थी पहले। लेकिन आज की डेट में क्या है, पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या है, व्यावसायिक शिक्षा, कला शिक्षा, ठीक है, उद्योग, इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है, जिससे क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई रोजगार भी कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मूल्यांकन संक्षिप्त क्रम में, संक्षिप्त क्रम का मतलब होता है कि बस संक्षेप में, बस थोड़े में, बस ये इसको समेट जाता था। लेकिन ये क्या है, बहुविध है, सतत है, ये लगातार चलता रह रहा है। सतत मतलब लगातार। तो हमने क्या सीखा, आज ये एनसीएफ हमारा कंप्लीट होता है। एनसीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा बस देख लीजिए एनसीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज ये एनसीएफ आपका कंप्लीट हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे आरटीई 2009। एनसीएफ के हमने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत पढ़े थे। फिर इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था विज्ञान में, कंप्यूटर में, सामाजिक विज्ञान में एनसीएफ क्या कहता है। फिर इसके बाद यहीं पे था गणित में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें विद्यालय और कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पहले क्या था और अब क्या है। और हमने इसमें थोड़ा सा ये पढ़ा था कि स्कूल में जो हम लोग होमवर्क दे रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पे क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्तर पे 3 घंटे होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पे 6 घंटे होना चाहिए। और वो भी क्या करेंगे हम वहाँ के जो ग्राम पंचायत है, जो वहाँ के प्रधान हैं, जो वहाँ के मुखिया हैं, उनसे विचार विमर्श करके। और हमने पढ़ा था कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर कैसा होना चाहिए, कैलेंडर में कितने कितने घंटे किसको किसको पढ़ाना है, कैसे कैसे क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। और जो समय सारणी जो स्कूल को वो लचीला होना चाहिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए। जहाँ का इन्वायरमेंट जैसा है उस हिसाब से, वहाँ गर्मियों में छुट्टी तो कहीं बरसात में छुट्टी, तो स्कूल का टाइम सुबह दोपहर जो भी हो वहाँ के मौसम के अनुरूप करना है।
बच्चे को क्या है, आप दंड नहीं दे सकते हैं। ये समझिए कि बच्चे को आप किसी तरह से परेशान आपको करना ही नहीं है एनसीएफ में, हमेशा उसको बढ़ावा देना है। अगर बच्चे कुछ गलत भी कर रहे हैं तो आप उसे डायरेक्ट वहाँ पे मना नहीं करेंगे, उससे निगलेक्ट करते हुए आपको उसको एक सही दिशा की तरफ क्या करना है, लेके जाना है। उसके अंदर एक ऐसी सोच डेवलप करनी है जिसके अंदर जिज्ञासा, निर्माणकारी, वैज्ञानिक खोज, नए नए दृष्टिकोण का उसके अंदर निर्माण कर सकें। ठीक है, तो आज ही हमारा एनसीएफ कंप्लीट होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे आरटीई 2009। आप लोग को दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।